1 2 3 स्टार्ट। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट परिसर से जिस तरह धकियाते हुए गिरफ्तार किया गया और अदालत ने उनकी गिरफ्तारी को वैध करार दिया, उससे यदि कुछ स्पष्ट हुआ तो यही कि सेना और सरकार के साथ न्यायपालिका भी उन्हें सबक सिखाना चाहती है। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि भ्रष्टाचार के मामले में उनकी गिरफ्तारी पाकिस्तानी रेंजर्स के जवानों ने की, जो सेना के तहत काम करते हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने सड़कों पर निकलकर केवल उत्पात ही नहीं मचाया, बल्कि सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। उन्होंने न केवल रावलपिंडी में सेना मुख्यालय पर धावा बोला, बल्कि लाहौर में कोर कमांडर के घर को भी तहस नहस कर दिया। इसके अलावा अन्य शहरों में भी सेना के ठिकानों में घुसकर तोड़फोड़ की गई। सड़कों पर उतरकर हिंसा कर रहे इमरान खान के समर्थक सेना के अफसरों को जिस तरह खुलेआम गालियां भी दे रहे हैं, वह अभूतपूर्व है। पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वहां आज तक किसी भी नेता ने सेना के खिलाफ उस तरह खुलकर खड़े होने की हिम्मत नहीं दिखाई जैसी इमरान खान ने दिखाई। विडंबना यह है कि इमरान खान उसी सेना के बैरी बन बैठे जो उन्हें छल बल से सत्ता में लाई थी। इसमें दो राय नहीं कि इमरान खान जब से सत्ता से बाहर हुए हैं तब से उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, लेकिन वह यह भूल गए कि पाकिस्तान में सेना से बैर लेकर कोई अपनी राजनीति नहीं चला सकता, भले ही कोई कितना भी लोकप्रिय क्यों न हो। इमरान खान के समर्थक चाहे जितना उत्पात मचाएं, वे सेना की शक्ति का सामना नहीं कर सकते। सेना के रवैये से यह स्पष्ट है कि वह इमरान खान के समर्थकों के उत्पात को सहन करने के लिए तैयार नहीं। चंद दिनों में ही वह इमरान खान के साथ खड़े लोगों के जोश को ठंडा कर दें तो हैरानी नहीं। सेना केवल इतने तक ही सीमित नहीं रहने वाली। इसके भरे पूरे आसार हैं कि यह भी सुनिश्चित करेगी कि इमरान खान को चुनाव लड़ने के अयोग्य करार दिया जाए। इसकी शुरुआत होती हुई भी दिख रही है। उन्हें एक मामले में दोषी करार दिया गया है। यह ध्यान रहे कि उनके खिलाफ 100 से अधिक मामले दर्ज हैं। उनका वही हश्र हो सकता है जो बीते समय सेना की लाइन पर न चलने वाले कई प्रधानमंत्रियों का हुआ। इसका एक उदाहरण नवाज शरीफ भी हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वह इस देश को बिखराव की ओर ले जाने और उसे आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से अधिक अस्थिर करने वाला साबित हो सकता है। चूँकि अस्थिरता और अशांति से घिरा पाकिस्तान पड़ोस के लिए और बड़ा खतरा बन सकता है, इसलिए भारत को सतर्क रहना होगा। कई घटनाएं ऐसी होती है जिनमें लोगों की जान चली जाती है, मगर उसे आमतौर हादसे के तौर पर देखा जाता है।
और नियति मानकर उससे उपजे दुख को लेकर लोग फिर सहज हो जाते हैं। लेकिन सच यह है कि अगर ऐसे किसी हादसे के भी कारण होते हैं और कई बार ये चूक, लापरवाही, अनदेखी या पैसे कमाने की लालच का नतीजा होते हैं। केरल में मलप्पुरम जिले के तानूर इलाके में एक नाव डूबने से 15 बच्चों सहित 22 लोगों की जान चली गई। जाहिर है इसे भी उन हादसों की कड़ी के तौर पर ही देखा जाएगा जिन्हें किसी चूक का नतीजा माना जाता है। सच यह है कि इस तरह की ज़्यादातर त्रासदी से बचा जा सकता है अगर नियम कायदों का थोड़ा ध्यान रखा जाए और लोगों की जान की कीमत को समझा जाए। लेकिन न तो वैसे लोगों को यह जरूरी लगता है जो महज कमाई के लिए नियमों और सावधानी के तकाज़ों को ताक पर रख देते हैं, न ही सरकार के संबंधित महकमों की प्राथमिकता में यह सुनिश्चित कराना होता है। इस लिहाज से देखें तो केरल उच्च न्यायालय ने इस मसले पर एक तरह से बिल्कुल ठीक टिप्पणी की है कि मलप्पुरम की नाव दुर्घटना निष्ठुरता, लालच और अधिकारियों की उदासीनता का घातक परिणाम है। कायदे से देखें तो ज़्यादातर ऐसी घटनाओं की जड़ में इसी तरह की वजहें छिपी होती है। दरअसल मलप्पुरम में जो नाव डूब गया वह किसी अप्रत्याशित या अचानक हुए उथल पुथल का परिणाम नहीं था, बल्कि उसमें बहुस्तरीय लापरवाही बरती गई थी। खबर के मुताबिक जिस जगह पर यह दुर्घटना हुई वहां आम सवारियों के लिए शाम 6 बजे तक ही नाव चलाने की इजाज़त है, लेकिन वहां 1 घंटे बाद यानी शाम 7 बजे और क्षमता के मुताबिक निर्धारित संख्या से लगभग 2 गुना ज़्यादा लोगों को नाव में सवार कर पार कराया जा रहा था। सवाल है कि जो नियम कायदे तय किए गए हैं उन पर अमल सुनिश्चित कराना किसकी जिम्मेदारी थी और नियमों को धत्ता बताने की हिम्मत किसी नाव के संचालक में कैसे आई? क्या इस स्थिति के लिए भ्रष्टाचार भी एक बड़ा कारण है? पुलिस ने हादसे के शिकार हुए नाव के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कानून के पालन को लेकर ऐसी सक्रियता नियमित तौर पर क्यों नहीं दिखती है ताकि ऐसे हादसे की नौबत ही नहीं आए। विडंबना यह है कि इस बुनियादी पहलू को ध्यान में रखना और उसके मुताबिक पूर्व सावधानी बरतना किसी को जरूरी नहीं लगता कि अगर पहले भी कोई बड़ी नाव दुर्घटना हो चुकी है और उसमें काफ़ी लोग मारे गए तो उसके मद्देनज़र हर हाल में क्या क्या ध्यान रखा जाना अनिवार्य है। इससे पहले 2009 में केरल के ही थेकड़ी में एक नाव हादसा हुआ था जिसमें 45 लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद केरल में जल परिवहन को विनियमित करने के लिए संगठित प्रयासों की बात शुरू हुई थी, मगर आज भी हालत क्या है यह जगजाहिर है। केरल में करीब 4000 अंतर्देशीय नाव चलाए जाते हैं, लेकिन सभी पर्यटक जहाज़ों के पूरी तरह दुरुस्त होने, नियमों के तहत सुरक्षित संचालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी वाले महकमे खुद कई तरह के अभाव से जूझ रहे हैं।
जाहिर है दिखने में हादसा लगने वाली किसी त्रासदी के लिए नौका मालिक, संचालक और संबंधित महकमों के अधिकारी से लेकर कई स्तरों पर बरती गई लापरवाही, लालच, उदासीन रवैया जिम्मेदार होता है। अगर इस मोर्चे पर वक्त पर सक्रियता नहीं दिखाई गई तो ऐसे हादसों पर लगाम लगा पाना मुश्किल बना रहेगा। स्टॉप।